नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म डियर पेज फिजिक्स पे। बहुत दिनों से इंतजार करवाया आप सभी बच्चों का ऑब्जेक्टिव सीरीज के लिए, और कमेंट में देख रहा था आप लोगों का काफ़ी कमेंट है कि ऑब्जेक्टिव सीरीज कब आएगा, बचा हुआ जो पोर्शन है उसको कब आप कंप्लीट कर रहे हैं। सबसे पहले तो टाइमिंग का इशू, हमको क्या लग रहा था कि 12th वाले को छोड़ने के बाद टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा हम लोगों के पास, तो हम लोग पूरा ऑनलाइन पे काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जैसे ही 12th वाले का रिवीजन स्टार्ट हुआ, 4 घंटे का समय तो वो लोग रिवीजन में ही ले लें। तो जितना बैचेज उन लोगों का था उससे 1 घंटा और भी हम लोगों को बढ़ाना ही पड़ गया, क्योंकि अभी अब 12th 11th वाले का जितना बैचेज था उन सभी बच्चे का 2-2 क्लास चल रहा है। तो अब क्या है कि टाइम और भी कम मिल रहा है हम लोगों को। अब देखिए 2-4-5 दिन में हम लोग लग रहा कि अब फ्री हो जाएंगे, क्योंकि रिवीजन भी तकरीबन 80-90% तक पहुंच चुका है। 80% के आसपास रिवीजन भी हो ही गया। तो जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको बच्चे लोग खुद से भी कर सकता है, या बच्चा वो यदि बोलेगा कि सर आप करवाइए तो हमको करवाना पड़ेगा। पूरा चांस है कि 10 तारीख तक हम लोग फ्री हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज का हमारा जो सेशन स्टार्ट होने वाला है, इसमें हम लोगों ने काम क्या किया बच्चा। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया ऑब्जेक्टिव सीरीज को, जो कि सबसे ज़्यादा जो है आप लोगों के लिए बड़ा सरदर्द रहा कि ये किस तरीके से ऑब्जेक्टिव सीरीज आएगा, कैसे बनेगा। मैं आज कोशिश कर रहा हूँ पीडीएफ से पढ़ाने का। यदि आपको लगेगा कि ये तरीका सही है, यहाँ से सब कुछ आपको समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, तो आप बता देना। और किसी भी तरीके का कोई दिक्कत लगेगा तो बोलना, क्योंकि सब कुछ अब टाइप हो ही रहा है, तो मैं पीपीटी भी बनवा के इसमें हम काम कर सकता हूँ, ठीक है। पर मुझे लगता है कि इसमें एक थोड़ा सा मिस्टेक जो हो रहा है वो इसके लिखने में हो जाएगा, है थोड़ा सा लिखने में इसमें प्रॉब्लम दिख सकता है कि किस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे। चलिए आइए बच्चा लोग, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इसके फर्स्ट चैप्टर से। और पहला जो चैप्टर है बच्चा लोग, आप लोग यदि देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि फर्स्ट जो चैप्टर है नहीं, फर्स्ट जो चैप्टर है बच्चा, उसको आप ठीक से देखोगे आपको समझ में आएगा। सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन आप ठीक से देखोगे आपको समझ में आएगा। यूनिट नहीं दिख रहा, नहीं चल जाएगा, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लो। चलो आजा बच्चा लोग, हम लोग शुरुआत करते हैं। और पहला जो है आपका बच्चा वो ठीक से देखो, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आप लोग याद करो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, याद है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब ये ईएमएफ है। क्या है बच्चा? ईएमएफ। और ईएमएफ का मतलब होता है कि इसका यूनिट क्या है, ये क्या मेजर करता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। और पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चा लोग, तो पोटेंशियल डिफरेंस का या पोटेंशियल का जो यूनिट होगा वो आपका वोल्ट ही होगा। सही है बच्चा। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट क्या होगा, तो वो आपका वोल्ट होगा, ये ध्यान में रखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरे नंबर को आप पढ़े, वोल्ट मीटर मेजर्स। वोल्ट मीटर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। आपने मेजरिंग डिवाइस में सबसे पहले आमीटर पढ़ा। आमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, किसी भी सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, आमीटर कहलाता है। पर वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस था जो किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको मेजर करता है, नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक ऐसा डिवाइस जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करे, क्या कहलाएगा? वोल्ट मीटर कहलाएगा। तो बच्चे लोग, आपका जो वोल्ट मीटर होता है एक्चुअली में ये किसको मेजर करके देता है बताइए? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आप लोग आ जाएं। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है बच्चे लोग, उसको देखे थोड़ा सा, 1 मिनट के लिए ध्यान दे कि तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका। तीसरा क्वेश्चन आप बच्चा देखोगे, ठीक से नजर डालो बोर्ड पे। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ लिया ये गया कि बच्चा लोग एक बात बताइए, द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है ये किसके बराबर होता है। सभी बच्चे को कूलम्ब्स लॉ पता है। कूलम्ब्स लॉ में आप लोगों ने क्या पढ़ा? F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। याद है बच्चा लोग? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। फिर इस के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर में आपने के का नाम देखा, या तो कूलम्ब्स कांस्टेंट था या नहीं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लोग उसको बोलते थे। पर कूलम्ब्स कांस्टेंट का जो बच्चा वैल्यू होता है
वो कितना होता है 1/4πε0 के बराबर है, और के का न्यूमेरिकल वैल्यू आपको याद होगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता था। ठीक है बच्चा, तो अपने हिसाब से तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर आ गया, वो तीसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया बच्चा लोग कितना, ए 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, है नहीं बच्चा। फिर ठीक से आप देखोगे तीसरे के बाद आ जाओ चौथे नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग ठीक से देखो बच्चा, चौथे नंबर क्वेश्चन में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। आप लोगों से पूछा जाता है कि बताइए इसमें से कौन सा रिलेशन जो है वो करेक्ट है, इसमें से कौन सा रिलेशन बच्चा लोग करेक्ट है। अब देखिए बच्चा, सबसे बड़ा सवाल यहां पे जो उठता है कि पहला नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दिया हुआ फोर्स पर यूनिट चार्ज, या इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इनटू चार्ज दिया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज बाय फोर्स दिया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 Q/F दिया हुआ। आप सभी जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, किसी भी चार्ज के आसपास का वो जगह जहां दूसरे चार्जेस पे फोर्स लगता है, और आपने न्यूमेरिकली इसको लिखा था जितना फोर्स लगता है पर यूनिट चार्ज। तो जितना फोर्स लगता है इसका मतलब ये फोर्स हो जाएगा, पर यूनिट चार्ज हो जाएगा, है नहीं बच्चा। तो इस हिसाब से आंसर जो चौथे नंबर का होगा वो कौन सा होगा बच्चा, ए होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, है नहीं। इसका यूनिट भी आप याद रखना, फोर्स का यूनिट होगा बच्चा लोग न्यूटन, और चार्ज का यूनिट होगा कूलम। तो न्यूटन पर कूलम, या एक और यूनिट जो है इसका आप लोगों ने याद करा होगा वोल्ट पर मीटर होता है। ठीक है बच्चा, यदि आपको चीजें समझ में आ रही है एक बार कमेंट आप कर देना इस तरीके से यदि आप पढ़ना चाहो। यदि आपको लगे कि डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो पीपीटी बनवा के मैं कल से इस पे काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ, आप टेंशन मत लेना। ठीक है, मैंने बोला हुआ था कि ऑब्जेक्टिव मैं करवा दूंगा, इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव का पूरा जिम्मेदार लेता हूँ। कम से कम 350 ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने प्लान किया है। डेली आपको 50-50 ऑब्जेक्टिव का एक सीरीज देखने को मिलेगा। ठीक है, हो सकता है बीच में कभी एक आध दिन गैप हो जाए तो आप लोग परेशान मत हो जाए। ठीक है, हाँ इतना जरूर है कि आपको क्वेश्चन करवा दूंगा, मैं पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा दूंगा, आप टेंशन मत लेना। ठीक है बच्चा लोग, चलिए आइए चौथा के बाद हम लोग बच्चा अब ध्यान देते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर अपना क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा बताइए। 5वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चा लोग कि भाई साहब अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू। आप देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप लोगों ने पढ़ा था V, और V क्या होता था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, याद आया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो बच्चा लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पे जो डिफाइन किया जाता था, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क हम लोगों को करना पड़ता था वही कहलाता था उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मतलब सीधा सीधा हम लोग बात करें तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होगा यही क्या कहलाएगा बच्चा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, है नहीं। अगला नंबर छठा नंबर जो है बच्चा ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखो एक बात बताओ, डाइपोल तो आप लोग जानते हो क्योंकि हर एक बच्चे को डाइपोल के बारे में नॉलेज है। डाइपोल क्या होता है, जब दो इक्वल और अपोजिट नेचर के चार्जेस को बहुत पास पास हम लोग सेपरेट कर देते हैं तो एक साथ यही कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहलाता बोलिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल, है नहीं। 5वें का सॉरी ये जो ऑप्शन है ये नहीं मारा, 5वां वर्क डन पर, यहां पे तो लिखा वर्क डन पर यूनिट, यार ये सी ऑप्शन इसका सही है बच्चा, है नहीं, ठीक से देख लेना। फिर छठे नंबर पे आ जाओ ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब जब हम एक चार्ज यहाँ पे रखते हैं, दूसरा चार्ज यहाँ पे रखते हैं, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, बहुत पास में रखते हैं तो इसके बीच का दूरी कितना है L। तो आप बोलोगे कि सर इसका डाइपोल मोमेंट जो होता है P वो कितना होता है, दोनों में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू बीच का सेपरेशन। अब यदि आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो चार्ज का जो यूनिट होगा बच्चा वो कूलम होगा और दूरी का यूनिट जो होगा वो मीटर होगा, है नहीं। तो इसका जो यूनिट होगा बच्चा लोग डाइपोल मोमेंट का वो कूलम इनटू मीटर हो जाएगा। CM आप बोल सकते हो, कूलम इनटू मीटर। द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज कूलम इनटू मीटर। बच्चा लोग ये बात आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, है नहीं। फिर अगला यदि नेक्स्ट हम लोग बात करें बच्चा, अगले वाले पे देखो ठीक से ध्यान देना। नेक्स्ट आप बोलोगे कि सर अगला वाला जो होगा वो कितना हो जाएगा, है नहीं, ठीक से एक मिनट देखना, आप लोग ध्यान देना, नजर डालना, कितना हो जाएगा बताना। 7वां नंबर 1 फैराड इज इक्वल टू। देखो बच्चा अब फैराड के बारे में आपको बताता हूं कि फैराड जो है वो आप सभी को मालूम है कि ये कैपेसिटेंस का एक यूनिट है। अब कैपेसिटेंस, यदि आपको कैपेसिटी याद होगा या कैपेसिटेंस याद होगा
तो आप सभी बच्चों को मालूम है Q इक्वल टू सी इंटू बी, एक फॉर्मूला हम लोगों ने कैपेसिटर में पढ़ा था, याद है बच्चा। यहाँ पे C क्या था बच्चा, ये कैपेसिटेंस एक कांस्टेंट होता है, ये चार्ज और वोल्टेज का रेशियो था। तो चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलम, और वोल्टेज का यूनिट तो पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होगा। तो इसको आप CV-1 भी लिख सकते हो, है नहीं। तो 1 फैराड इज इक्वल टू 1 CV-1। तो ये बच्चा लोग 7वें नंबर का जो है बी ऑप्शन सही है। आप लोग ठीक से देखोगे आपको समझ में आएगा कि 7वें नंबर का जो है ये बी ऑप्शन सही है नहीं। ठीक से देख लेना। 7वें के बाद यदि हम लोग बच्चा आए आगे 8वां नंबर पे, आप देखो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर। देखो बच्चा लोग, कंडक्टर जो है एक्चुअली में वो कैपेसिटर ही है, क्योंकि आपको पता है हर एक कंडक्टर क्या करता है, एनर्जी को या चार्ज को स्टोर कर सकता है। और जो भी कंडक्टर या जो भी कैपेसिटर ऐसा काम करता है वो हमारे लिए एक कंडेंसर या कैपेसिटर ही होता है। ठीक है बच्चा। तो अब आप क्या बोलोगे कि सर इस हिसाब से देखा जाए तो इस हिसाब से हम लोग जो कैपेसिटर के लिए, कंडक्टर के लिए जो एनर्जी का फॉर्मूला था, आप सभी को याद होगा, हाफ CV² था। याद आया? एनर्जी का फॉर्मूला बच्चा लोग कितना है, हाफ CV²। तो ये आप जरूर ध्यान रखिए कि एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा किसी भी कंडक्टर के लिए वो हाफ CV² होगा। यदि आप आ जाओगे 9वें नंबर क्वेश्चन पे, बच्चा लोग एक बार देख के जल्दी से बता देना सभी बच्चे, कमेंट जरूर किया करो। कमेंट नहीं करोगे फिर पता नहीं चल पाएगा कि किस तरीके की बात है। ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं है, कोई दिक्कत है इस तरीके से PDF से पढ़ने में, कोई दिक्कत होगा तो बताना, एक बार कंफर्म करना। बाकी ध्यान से देखना। 9वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। एक बार आप लोग 9वां नंबर क्वेश्चन पढ़ो। 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के लिए क्या इसमें से सही है। देखो बच्चा, आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मर पढ़ा कि सर ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट या उसके वोल्टेज के वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। तो इसके बारे में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इट कन्वर्ट AC इंटू DC। क्या ट्रांसफार्मर कभी AC को DC में कन्वर्ट करेगा? नहीं, ये कन्वर्ट करने वाला काम ट्रांसफार्मर का नहीं है। बस सारे बच्चे के दिमाग में ये बात एकदम गलत फहमी होता है कि ये उल्टा पुल्टा काम कर सकता। नहीं भाई, ये काम नहीं करता। ये काम क्या करता है, इट इंक्रीज और डिक्रीज AC वोल्टेज। ये डायरेक्ट करंट पे काम ही नहीं करता, क्योंकि आप जानते हो ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड होता है। और म्यूचुअल इंडक्शन पे यदि बेस्ड है तो म्यूचुअल इंडक्शन तभी होगा जब करंट का वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, जब करंट वेरिएबल होगा। तो कांस्टेंट करंट, क्योंकि डायरेक्ट करंट जो होता है वो कांस्टेंट करंट होता है, तो इस कांस्टेंट करंट पे तो ये काम करेगा नहीं। तो ये काम किस पे करेगा बच्चा लोग बोलो, इट इंक्रीज और डिक्रीज AC वोल्टेज। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है बच्चा जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज के वैल्यू को इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है नहीं बच्चा। फिर यदि आप 9वें नंबर के बाद आ जाओगे 10वें नंबर क्वेश्चन पे, 10वां नंबर 10th जो आपका क्वेश्चन है बच्चा लोग, आप लोग ठीक से एक बार देखते रहो, कोई दिक्कत हो रहा हो तो बता देना। देखना बच्चा, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, The susceptibility of a paramagnetic substance। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था कि मैग्नेटिक सब्सटेंस 3 प्रकार के होते हैं, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। याद है सबसे अच्छा सब्सटेंस जो होता है वो फेरोमैग्नेटिक होता है। फिर आप लोगों से पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है ये कि ससेप्टिबिलिटी जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का जो होगा वो कितना होगा। बच्चा लोग ये ससेप्टिबिलिटी देखना, वहां पे लिखवाया हुआ है 1/1000 के आसपास होता है इसका वैल्यू। तो ये अपने आप पे एक कांस्टेंट वैल्यू को देता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको कांस्टेंट वैल्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखना कि द ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज ए कांस्टेंट वैल्यूज। ठीक है, अगला जो है बच्चा आ जाइए, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ। आप लोगों से पूछा जाता है कि मैग्नेटिक पोल पे, आप लोगों को याद होगा कि भाई साहब अर्थ अपना ये है, 2 इसके एक्सिस होता है, ये इसका पोल कहलाता है, ये इसका इक्वेटर कहलाता है। पर एंगल जो हम लोग देखते थे बच्चा वो हमेशा हॉरिजॉन्टल से देखते थे। और ये एंगल, यदि हम एंगल ऑफ डिप की बात करें तो ये एंगल हॉरिजॉन्टल से आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा होगा बोलो, 90 डिग्री का। तो एक बात हम लोगों को समझ में आया कि एंगल ऑफ डिप जो होता है पोल के केस में अर्थ पे, वो कितना होता है बच्चा लोग, 90 डिग्री का होता है। ठीक है बच्चा, ये ध्यान में रखने वाली बात। फिर अगला नंबर जो क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ एयर या वैक्यूम। बच्चा लोग वैक्यूम का जो
मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है उसका मान जो होता है वो कितना होता है 0। साई एयर जो होता है बच्चा लोग वो कितना होता है, सॉरी साई वैक्यूम जो होता है वो कितना होता है बच्चा 0 होता है। ये आप जरूर ध्यान रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला नंबर आ जाओ। अगला जो है 13 नंबर क्वेश्चन, एक बार ठीक से देखना पढ़ना। 13 नंबर क्वेश्चन को यदि आप पढ़ते हो बच्चा तो 13 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। अब सबसे पहली बात कि इसमें परमिएबिलिटी आप लोगों से पूछा जाता है। आप लोगों को याद होगा कि परमिएबिलिटी जो होता है ये एक कांस्टेंट होता है कि नहीं। परमिएबिलिटी एक कांस्टेंट होता है जो कि हमेशा रेशियो के बराबर होता है। किसके रेशियो के बराबर होता है बच्चा, बी और एच के मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के रेशियो के बराबर होता है बच्चा लोग। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के रेशियो के बराबर होता है। तो याद रखना डायरेक्ट कि भाई साहब म्यू जो होता है बी बाई एच के इक्वल होता है म्यू, जिस म्यू को आप लोग मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के नाम से जानते हो। यदि आप देखोगे मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में तो ये चीजें आपको डायरेक्ट फॉर्मूले के रूप में लिखवाया हुआ मिलेगा। छोटा सा फॉर्मूला, ध्यान देने वाली बात है। आगे जो है बच्चा इसको हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इफ बी इज द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड in the magnetic meridian, delta L the angle of dip, BH is the horizontal component of magnetic field, BB is the vertical component of magnetic field, which of the following relation is correct। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। आप सभी बच्चे को मालूम है कि भाई साहब ये जो था अपना ये BB था, ये कितना था BH था। यदि मैं बोलता हूं कि इस बार एंगल ऑफ डिप जो अपना डेल्टा या हम लोगों ने फाई लिया हुआ था, यदि आपको याद होगा एंगल ऑफ डिप को हम लोगों ने डेल्टा या फाई लिया हुआ था। तो फाई यदि यहाँ पे है ये बी है बच्चा लोग। अब एक मिनट के लिए देखना इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो बी एच जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी कॉस फाई। अब यदि यहाँ पे एंगल डेल्टा इसने दिया हुआ तो आप कॉस डेल्टा लिख दो। तो बी एच इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा लोग बी कॉस डेल्टा, है नहीं। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बच्चा। ध्यान देना, एक मिनट के लिए नजर डालना, ये बातें आपको समझ में आए। 14 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन देख लेना, इसको कॉपी में देखना। आप सेम टू सेम ऐसे लिखवाए हुआ मिलेगा। टेंजेंट लॉ से जस्ट पीछे देखना तो आपको एंगल ऑफ डिप पढ़ाया होगा और एंगल ऑफ डिप जो है वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ा जाए। अब 14 के बाद आ जाओ बच्चा लोग 15 नंबर क्वेश्चन पे। अब 15 नंबर जो अपना क्वेश्चन है वो क्या है, थोड़ा सा देखो एक मिनट के लिए। 15 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा जा रहा है कि बच्चा बताइए द वेव ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का जो वेव होता है ना, द वेव ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का वेव, क्योंकि आप जानते हो गामा रेज जो होता है उसका पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होता है। क्यों सबसे ज्यादा? क्योंकि इसका एनर्जी ज्यादा होता है। एनर्जी ज्यादा का मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आपने साइक्लोट्रॉन में पढ़ रखा है, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। इसका मतलब क्या, चाहे तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि गामा रेज का एनर्जी और फ्रीक्वेंसी जो होगा बच्चा वो सबसे ज्यादा होगा। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखना। 15 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है अपना बच्चा लोग क्या, गामा रेज। 15 के बाद बच्चा लोग आ जाओ अगले और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो क्या है, 9th नंबर क्वेश्चन पे यदि आप आते हो बच्चा लोग, ध्यान देने वाली बात, सॉरी 9th 16 था ना, हाँ 15 के बाद आ जाओ 16 नंबर क्वेश्चन पे। अब 16 नंबर क्वेश्चन में आ जाओगे तो ये इसमें क्या है कि एक छोटा सा डायग्राम होता है। यदि आप देखोगे क्वेश्चन बैंक में तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे μ1 मिलेगा, यहाँ पे μ2 मिलेगा, और इस तरीके से आपको बोलेगा कि ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रखा हुआ है। तो बताओ भाई साहब किस तरीके से आपको कितना इमेज दिखेगा। देखो बच्चा, मैंने आपको बोला हुआ कि नंबर ऑफ इमेज जो फॉर्म होगा वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप लेंस या मटेरियल को बनाते हो उतना ही ज्यादा संख्या में इसके इमेजेस आपको दूसरी तरफ से देखने को मिलेगी, क्योंकि इधर से निकलने वाली रेज कहीं और कटेगी और इधर से जाने वाली रेज कहीं और कटेगी। तो इसका जितना ज्यादा नंबर, अब इसमें डायग्राम नहीं दिया था तो मैंने आपको बता दिया, पर यदि डायग्राम ऐसा होता कि 2 इमेजेस इस केस में बन रहा होगा, ठीक है बच्चा, ये जरूर ध्यान देना। अब हो सकता है इसमें 3 अलग अलग मीडियम होगा तो 3 इमेज बनेगा, वो डायग्राम पे डिपेंड करता है कि आपने क्या दे रखा है कि नहीं। इसमें डायग्राम छूट गया, इसको मेंशन करना इन लोगों ने भूल गया है, तो मैं इसको करेक्ट करवा के आपको सेंड करवा दूंगा, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग में कभी ना कभी तो होता ही है, एरर वगैरह तो आता ही है, टाइपिंग एरर थोड़ा सा देखने को मिला बच्चा, इसको थोड़ा सा आप सुधार लेना, एक बार ठीक कर लेना है। चलो आ जाओ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगले नंबर पे। 16 के बाद बच्चा लोग हम लोग बढ़ते हैं आगे 17 नंबर पे।
लेकिन 17 नंबर पे आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक जरूर क्वेश्चन रहेगा कि आप लोग कम से कम कमेंट करके जरूर बताओगे बच्चा कि इस तरीके से ऑब्जेक्टिव पढ़ने से आपका बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल उठता है द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब देखो मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, यदि आप बात करोगे बच्चा, तो इसको यदि आप सॉल्व करोगे इसके वैल्यूज को, तो डायरेक्ट भी आप इसको याद रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको थोड़ा सा आप डायरेक्ट याद रख लिया करो। ये 0 और 1 के बीच में रहता है हमेशा। किसके बीच में रहता है? 0 और 1 के बीच में रहता है। ठीक है बच्चा, ध्यान देने वाली बात। फिर अगला नंबर 18 नंबर क्वेश्चन पे आप आ जाओगे। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखो ठीक से क्या कह रहा है आपका 18 नंबर क्वेश्चन। बोले द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। पावर का फॉर्मूला याद है आप लोगों को? इलेक्ट्रिक सर्किट जब आपने जूल्स लॉ पढ़ा था तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में आप लोगों ने पढ़ा था पावर जो वर्क डन होता है वो हीट के बराबर होता है, वर्क बाय टाइम जो होता है वो पावर होता है, याद है? इलेक्ट्रिक पावर। तो बच्चा लोग वर्क का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी वी आई टी, याद है? फिर सब में से टी हटा दो तो फॉर्मूला होगा आई स्क्वायर आर, दूसरा वी स्क्वायर बाय आर, तीसरा, है नहीं? तो भाई साहब इस तरीके से हम लोग देखें तो पावर का इसमें जो गिवन फॉर्मूला है इसमें से कौन सा फॉर्मूला होगा? यहाँ पे आई स्क्वायर आर होता तो ये सही था, लेकिन आई स्क्वायर आर नहीं है, वी स्क्वायर आर लिख दिया। तो आंसर जो आपका सही है वो सही है ये। यहाँ पे V2 नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, आप देख लेना ध्यान से। यहाँ पे वी स्क्वायर होगा बच्चा, ठीक है? वी स्क्वायर बाय आर होगा, ठीक है? तो इसका जो आंसर है पावर का, वो पावर का आंसर है वी स्क्वायर बाय आर, है नहीं बच्चा? ध्यान देने वाली बात। अब अगला नंबर आ जाओ। यदि आप बात करोगे 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन की, कौन से क्वेश्चन की बच्चा? 19 नंबर क्वेश्चन की। तो 19 नंबर क्वेश्चन को आप ठीक से पढ़ना एक बार। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपका कि द टाइम इन विच रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बिकम हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज कॉल्ड। देखो आप लोगों ने रेडियो एक्टिव डीके पढ़ा हुआ था, याद है? रेडियो एक्टिव डीके क्या है कि एक रेडियो एक्टिव सैंपल है, समय के साथ इसके सैंपल में आपको डीके देखने को मिलता है, ये घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है। एक ऐसा समय आता है जब ये रेडियो एक्टिव सैंपल अपने इनिशियल वैल्यू का हाफ हो जाता है, और इतना समय जो लगता है उस समय का नाम रखा जाता है हाफ लाइफ टाइम, है नहीं? तो बच्चे लोग यही बात आप लोगों से आज पूछ लिया गया ऑब्जेक्टिव में कि बताओ किसी रेडियो एक्टिव सैंपल के लिए वो समय जब से इनिशियल वैल्यू का आधा रह जाएगा क्या कहलाएगा? तो बच्चा ये हाफ लाइफ कहलाएगा उसका, है कि नहीं? तो ये ध्यान देने वाले। विच एलिमेंट इज यूज इन इलेक्ट्रिक हीटर। अब देखो इलेक्ट्रिक हीटर में किस एलिमेंट का यूज किया जाता है, क्योंकि हीटर जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा हीट को जनरेट करने वाला एक डिवाइस है। अब हीटर को आप लोग बनाते ही इसलिए हो तो ताकि वो इलेक्ट्रिक सर्किट को हीट के रूप में, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट के रूप में रिलीज कर सके। और यदि ये हीट के रूप में रिलीज करेगा तो जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा इसका उतना ही ज्यादा हीट ये रिलीज कर सकता है। तो इनमें से सबसे ज्यादा जो रेसिस्टेंस होता है बच्चा, या तो वो एलॉय का होगा या नहीं तो आप देखोगे नाइक्रोम का होगा, है नहीं? तो नाइक्रोम को इलेक्ट्रिक हीटर में वायर के रूप में यूज किया जाता है, बहुत मोड़ के इसको यूज किया जाता है, बहुत फॉर्म में लाके, स्प्रिंग के फॉर्म में लाके इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा हीट जो है रिलीज हो पाए। ठीक है बच्चा, ध्यान देना। फिर यदि आप 20 की बात करोगे, 20 के आगे, 20 के आगे बच्चा लोग, 20 के आगे आप, सॉरी कितना था ये 20 ना, 20 के आगे आप आ जाओ बच्चा लोग 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया बच्चा लोग? द मिनिमम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग ऑन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, है नहीं? हाइड्रोजन एटम आप लोगों को मालूम है बच्चा, सभी बच्चे जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम क्या है, वो सिंगल ऑर्बिटल का एक एटम होता है, एक ही ऑर्बिट होता है उसमें। अब n का वैल्यू यदि 1 रखोगे, क्योंकि आप जानते हो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला जो होता है NH/2π होता है। अब यदि NH/2π है तो एक ही ऑर्बिट होगा तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और यदि n का वैल्यू 1 होगा तो बच्चा लोग हो कितना जाएगा बोलो? H/2π, है नहीं? तो ये बात ध्यान में रखने वाली बात। अगला नंबर आप लोगों से पूछा जाता है ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज। देखो बच्चा, जिस टाइम में आपने सेमीकंडक्टर पढ़ा था उस टाइम में आपने देखा था कि सेमीकंडक्टर यदि प्योर होगा तो फिर उसमें क्या है कि चार्ज कैरियर्स बहुत कम होते हैं,
पर यदि आप इम्प्योर बनाते तो ये दो टाइप में बट जाता है, जिसका नाम है पी टाइप और एन टाइप। पी का मतलब होता है पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, एन का मतलब होता है निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इसका नाम है, इसलिए नाम है क्योंकि पी टाइप में होल जो होता है वो चार्ज कैरियर्स के जैसा बिहेव करने लगता है, तो उसमें मेजॉरिटी होल्स होता है। और एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी होता है, होल्स जो है माइनॉरिटी में होता है। नहीं, पर यदि आप बात करोगे, आपसे पूछा जाता है कि ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज पॉजिटिवली चार्ज, क्या उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है? नहीं, पी टाइप और एन टाइप सिर्फ इसका नाम है, इसके माइनॉरिटी और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के हिसाब से, पर कभी भी इसका ये मतलब नहीं होता है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा या बच्चा निगेटिव चार्ज होगा, है नहीं। तो ये बात आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि इसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज से इसका कोई लेना देना नहीं है, यह बात आप जरूर ध्यान रखना। फिर आप बोलोगे कि सर ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर उस पर चार्ज होता है कि नहीं होता है? तो बच्चा इस पे कोई चार्ज नहीं होता, ये अनचार्ज होता है। चाहे पी टाइप पूछे चाहे एन टाइप पूछे, इस पे कोई भी चार्ज बच्चा लोग नहीं होता है। ये आप जरूर ध्यान में रख लेना, ठीक है बच्चा, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद 22वां नंबर क्वेश्चन के बाद आ जाओ 23वें नंबर क्वेश्चन पे, 23 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज करेक्ट टू द मेजरिंग एटेन्यूएशन। अब अच्छा, एटेन्यूएशन का मतलब होता है कि भाई साहब आप जब आवाज बोलते हो तो आपका जो साउंड सिग्नल है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, यदि अब साउंड को यदि मेजर करना हो तो वो डेसिबल में मेजर किया जाता है बच्चा लोग, ठीक है। इसलिए एटेन्यूएशन का जो यूनिट होता है वो होता है बच्चा लोग डेसिबल, ठीक है। ये जरूर आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है नहीं। फिर यदि हम 23 के बाद यदि बात करें बच्चा लोग 24 पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, बताओ 24 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओगे। तो 24 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ टीवी ब्रॉडकास्टिंग। मैंने आपको ब्रॉडकास्टिंग के लिए जब आप देखोगे आपको एक छोटा सा इमेज भेजा हुआ था, उसमें अलग अलग ब्रॉडकास्टिंग के लिए अलग अलग रेंज होता है बच्चा, है नहीं। उसको आप देखोगे, उसमें देखना आपको पता चलेगा कि टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो रेंज है वो 30 से लेके 300 मेगाहर्ट्ज तक का है, ठीक है बच्चा। तो ये जरूर ध्यान रखना कि टीवी फ्रीक्वेंसी का जो ब्रॉडकास्टिंग रेंज है वो कितना होता है बच्चा, 30 टू 300 मेगाहर्ट्ज होता है बच्चा, ठीक है। और 25 क्वेश्चन नंबर आप देखो, 25 क्वेश्चन नंबर को यदि हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल पार्टिकल। क्योंकि आप जानते हो फंडामेंटल पार्टिकल जो केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन ही फंडामेंटल पार्टिकल है। तो इस तीन को छोड़ के चौथा जो ऑप्शन है वो आपका सही ऑप्शन है, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है। तो भाई साहब अल्फा पार्टिकल जो है आपका, वो एक अल्फा पार्टिकल जो है बच्चा लोग वो क्या है आपका फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करते हैं बच्चे लोग 25 क्वेश्चन तक ही रखते हैं। हम लोगों का एक प्लान ये भी कि हम लोग पीपीटी बना के थोड़ा सा स्पेस रहेगा। इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा दिक्कत ये हो रहा है कि अभी हम इस पर लिख नहीं पा रहे बहुत ज़्यादा, जब समझाने की कोशिश करेंगे तो फिर वहाँ पर लिखने में बन नहीं रहा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको पीपीटी में कन्वर्ट करके आपको अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करते हुए आगे चलने का। तो आज हम लोग 25 क्वेश्चन तक ही रख रहे हैं, और कल हम लोग फिर से 50 क्वेश्चन को लेके आएंगे आपके बीच, और उसको हम लोग बहुत जल्दी सॉल्व करके आपको देंगे, ठीक है। परेशान मत हो जाना, यदि हो सके संभव तो इस 25-50 क्वेश्चंस को आप लोग क्या करना, कंप्लीट कर लेना। अभी जो हम लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं, ये सब जो क्वेश्चन है, सबसे पहले हम प्रीवियस 10 ईयर का क्वेश्चन उठाएंगे, और प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन को पूरा रिपीट कर रहे हैं। और उसके बाद आगे जो है हम लोग अलग अलग मॉडल सेट, गेस्ट पेपर, अलग अलग जगहों से क्वेश्चन लाके आपके सामने रखेंगे और पूरे को क्लियर करते चलेंगे, ठीक है बच्चा। ध्यान रखना, ख्याल रखना अपना तब तक। और सबसे बड़ी बात है कि खुश होके अभी पढ़ने की जरूरत है। अभी भी मैं बहुत सारे बच्चे को देख रहा हूँ, वो कमेंटबाजी में लगा हुआ, वो इधर उधर बैठ के अपना बातचीत करने में लगा हुआ, दूसरे को फोन करके परेशान कर रहा है, तुमसे ये क्वेश्चन बन रहा है, ये डेरिवेशन हो रहा है। भाई साहब अभी आप किसी भी निगेटिव चीजों में मत फंसना, ठीक है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, हर एक लॉज पे, हर एक जगह पे दो चार दुखीराम बैठे हुए जो कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछ के आपको बार बार दुखी करेगा, बार बार परेशान करेगा। यदि आप इन सब के हिसाब से चलने की कोशिश करोगे तो आपका 12th खराब हो जाएगा। तो आप इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो,
अपने आप को देखो कि हमारी तैयारी कैसे चल रही है, हम ठीक हैं कि नहीं है। स्वस्थ रहो, खाना पीना ठीक से खाओ और प्रॉपर वे में कम से कम, अब आपकी कोई भी क्लासेज एक्स्ट्रा नहीं है, रिवीजन के लिए आप आ रहे हो तो ठीक है, नहीं रिवीजन के लिए आ रहा हो, घर पे बैठ के आप आराम से प्रॉपर मेहनत करते रहो, बहुत अच्छा होगा फिजिक्स, ये ध्यान रखना। ठीक है बच्चा, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल के क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना अपना ख्याल रखिएगा।